नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि दोस्तों प्रीवियस एलटी पेपर्स में आए थे, लेकिन टेक्निकल खराबी के कारण वीडियो बीच में बंद हो गया, तो इस कारण से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवा पाए थे। तो दोस्तों आज हम उसी वीडियो का पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं जिसमें हम बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें होने वाले हैं और इससे पहले की वीडियो भी जरूर देख लेना। उसमें भी हमने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि पूर्व एलटी परीक्षा में आए हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चल कुंडल धारामापी में विक्षेप थीटा व धारा आई में क्या संबंध होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में देखिए। किसी जो आपका चल कुंडल धारामापी मतलब जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो आपका डिफ्लेक्शन थीटा और करंट में क्या रिलेशन है। देखिए आपको अगर याद हो तो जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो दोस्तों क्या होता है कि आपका ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एक आयरन कोर को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है दोस्तों, रोटेट करने लग जाती है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मूविंग कॉइल होती है, ठीक, इसको मूविंग कॉइल बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होती है, आयरन कोर की बनी होती है, ठीक। तो दोस्तों जब इसको आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो आपका बी है उसमें रखा जाता है दोस्तों, तो ये आपकी रोटेट करने लगती है। अब ये रोटेट करेगी तो किसके कारण रोटेट करेगी दोस्तों, ये करती है टॉर्क के कारण रोटेट करती है, ठीक है ना। तो दोस्तों होता क्या है कि जब ये रोटेट करती है तो इस पे लगता है टॉर्क, ठीक है। और क्योंकि देखो ये आपकी वायर से सस्पेंडेड है, तो जो वायर क्योंकि ट्विस्ट हो रही है तो वायर में क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। तो जब उसमें इलास्टिसिटी होगी तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रीस्टोरिंग कपल आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो जो ये रीस्टोरिंग कपल होता है, रीस्टोरिंग कपल का मतलब समझ रहे हैं ना कि जब आपका वायर ने ट्विस्ट किया तो वो जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या करेगी, उसको दोबारा से अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। तो एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो ये रीस्टोरिंग कपल होता है यही इस टॉर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो जो रीस्टोरिंग कपल होता है दोस्तों उसकी जो वैल्यू होती है वो c इंटू थीटा के बराबर होती है, ठीक है ना। व्हाट इज c? c इज द रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट, और जो थीटा है आपका वो क्या है दोस्तों, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉर्क है उसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों, क्योंकि आपने इस फील्ड में रखा है तो वो हो जाएगा दोस्तों एन बी आई इंटू ए, ठीक है ना। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन, बी इज अ आपका जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आई का मतलब करंट और ए का मतलब हो गया आपका एरिया, ठीक। तो ये दोनों के दोनों दोस्तों जब बराबर हो जाते हैं तो भाई एन बी आई ए बराबर हो जाता है सी थीटा। अब आपको जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो आई बराबर हो जाएगा सी थीटा अपॉन एन बी ए, ठीक है। अब देखिए ये C कांस्टेंट है, N आपके कांस्टेंट है, B आपका कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया कांस्टेंट है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा। यानी कि जो थीटा यानी कि जो विक्षेप थीटा और धारा में क्या संबंध है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि जब एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो एक आयरन कोर होती है उसको सस्पेंड किया जाता है, तो वो क्या होती है आपकी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो रोटेट करने लग जाती है, और जो उसका जो रोटेशन होता है यानी कि उसका जो टॉर्क होता है दोस्तों वो आपके रीस्टोरिंग कपल यानी कि जो आपका वायर है, वायर में क्योंकि आपका सस्पेंशन है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा उसमें रीस्टोरिंग कपल सेट हो जाएगा, तो वो दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इस प्रिंसिपल पर दोस्तों काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की दोस्तों जरूर वहाँ पर संभावना रहेगी, तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक। तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है दोस्तों, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं, ठीक, तो उसके लंबवत अगर आपका कोई इकाई क्षेत्रफल है तो उससे गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती है तो उसके परपेंडिकुलर अगर कोई आपका यूनिट एरिया है तो उससे टोटल पास होने वाली जो टोटल
मैग्नेटिक लाइंस होगी या मैग्नेटिक फोर्स लाइन होगी, उनकी संख्या को ही दोस्तों क्या बोलेंगे आप, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। तो भाई जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसका मात्रक दोस्तों टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। वैसे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं हम इसको, एसआई मात्रक होता है टेस्ला। इसके अलावा न्यूटन एम्पियर मीटर भी इसका दोस्तों मात्रक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए गणितीय समीकरण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने सुना होगा मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। ये आपका दोस्तों मैक्सवेल्स इक्वेशन का है, मैक्सवेल सेट ऑफ इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। आप वो पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनमें से आपकी दोस्तों एक इक्वेशन है जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए है। सो द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल डॉट बी, ठीक है। इससे दोस्तों हम क्या करते हैं, डेल डॉट बी बराबर 0, इससे दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ द साउंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ द साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर, डेंसिटी ऑफ मीडियम, बोथ इन बी, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। दोस्तों जब आपको मैं एक आइडल गैस की कंडीशन बताऊं तो जो साउंड होती है उसकी स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर वो डिपेंड करती है, ठीक है ना। लेकिन वो प्रेशर और डेंसिटी से कोई भी इफेक्ट उसको नहीं पड़ता है, उसकी स्पीड ऑफ द साउंड को नहीं पड़ता है। होता क्या है कि जो प्रेशर और डेंसिटी है वो दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है, लेकिन वो कैसा इफेक्ट होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है, ठीक है। इक्वल होता है लेकिन कैसा इफेक्ट होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या कर जाता है, एक दूसरे को एक तरह से कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए जो स्पीड ऑफ द साउंड है ना वो प्रेशर पर डिपेंड करती है ना वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। वो एक्चुअली किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है कि भाई एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाई जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट विथ 2 बीट्स इन 0.04 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क इज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करता है विथ 2 बीट्स इन 0.04 सेकेंड। कैसे निकालते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का आपको मतलब क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, या टोटल नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम। अगर आप रोटेशन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, ऐसे तो निकालते हैं ना फ्रीक्वेंसी। तो भाई निकाल लीजिए भाई, टोटल नंबर ऑफ बीट्स आपकी कितनी है 2, पर यूनिट कितना हो जाएगा टाइम, यानी कि 0.04, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा भाई 4 और एक और 0 लगेगा, तो भाई सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 4 आ जाएगा ना, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया भाई 50, क्या होती है यूनिट, हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेंशन इन द स्प्रिंग इज। देखिए आपके पास सामने एक स्प्रिंग दे रखी है जिसके 2 कॉर्नर पे बराबर यानी कि 5 न्यूटन के बल लगे हुए हैं। तो भाई इसमें टेंशन कितना होगा, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। देखिए सोचो, अगर ये स्प्रिंग बैलेंस होता तो इसका एक कोना फिक्स होता, ठीक। तो होता क्या है कि जब स्प्रिंग बैलेंस हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों कोई फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं अगर वो 5 न्यूटन है, तो इस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है, 5 न्यूटन, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई ऊपर को क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और जो ये जो फिक्स वाला पार्ट है ये भी उस पर क्या लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आप इसको दोस्तों इसी तरह से स्प्रिंग बैलेंस मान सकते हैं ना, क्योंकि इसमें दोस्तों बराबर 5 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये तो फिक्स हो गया ना, तो एक जगह से फिक्स हो गया। तो एक जगह से अगर ये फिक्स हो गया तो आप इसको स्प्रिंग बैलेंस की तरह मानो ना। तो स्प्रिंग बैलेंस की तरह मानेंगे तो इसमें एक जो टोटल आपका टेंशन होगा इन द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। भाई देखिए आपका ये स्प्रिंग जो बैलेंस है इसमें बराबर 5 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये तो फिक्स होगा अपनी पोजीशन पर, तो आप एक पॉइंट को फिक्स मान लो ना, जस्ट लाइक स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो भाई स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो सेम होती है एज अ टेंशन इन अ रोप। तो भाई आपको पता है कि भाई एक जगह पे तो टेंशन आपका इक्वल्स है 5 न्यूटन के, और जो दूसरे वाले, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी
जो रीडिंग होगी वो उसकी सेम होगी, तो आप इसको एज ए फिक्स पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। तो आपको याद होगा स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट उसका फिक्स रहता है और एक जगह से हम क्या करते हैं, जिसका हमें वेट निकालना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, वहाँ से लटका देते हैं। ठीक है, तो भाई आपको ये कॉन्सेप्ट, जब उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि दोनों तरफ से जब 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तो एक पॉइंट आप मान लीजिए फिक्स है, क्योंकि वो तो रिजिड रहेगा ना जब दोनों तरफ से बराबर है। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। एक पॉइंट को आप फिक्स मान लीजिए बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो आपके वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखिए क्या होती थी, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ से जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो तो 9 × 10⁻9 होती है। लेकिन एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। अब दोस्तों यूनिट यहाँ पर मेन किस में कन्फ्यूजन है, यूनिट में। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी कितनी, ऑफकोर्स कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। फोर्स की यूनिट कितनी होती है न्यूटन, और आर की कितनी होती है मीटर स्क्वायर। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको निकाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए बी और सी में जब आपको यूनिट का आइडिया ना हो तो बी और सी में से आप कोई भी टिक कर सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर शोन। देखिए काफ़ी अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है ये दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि इस फिगर को देख के आपको कुछ याद आता है दोस्तों, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल। देखिए जब व्हीटस्टोन ब्रिज में दोस्तों किसी भी कैपेसिटर को जब इस कंडीशन में जोड़ा जाता है तो जो बीच वाला होता है इसका जो प्रभाव होता है वो आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, आपका कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि आपको सिर्फ इस वाले पार्ट को आप हटा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इक्विवेलेंस का वो हो जाएगा। अब ये जो नया फिगर आएगा दोस्तों वो इस तरह से बन के आएगा, ये देखिए। ठीक है, यही काम क्या होता है रेसिस्टेंस में भी होता है। ठीक, ये तो अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ये किसकी होती है कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज की होती है। आप पढ़िएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो ये है 3, ये है 6, ये है 4 और ये है 8। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये भी दोस्तों आपके क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, कैपेसिटर का सम किस तरह से निकालते हैं आपको पता होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले आप इसका निकालिए, कैसे हो जाएगा भाई 1/3 + 1/6। मैं डायरेक्टली करूँगा तो इसका कितना हो जाएगा भाई 6, एक सेकेंड, देखिए ये हो जाएगा भाई 6 × 3/6 + 3 यानी कि हो गया 9। ठीक है, 3 3 जा होता है 9 और 3 2 जा हो गया 6। तो यानी इसका तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, इसके बाद इसका भी करिए, ऐसे ही कितना हो जाएगा भाई 4 × 8/4 + 8 यानी कितना हो गया 8 4 12। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, यहाँ से हो जाएगा भाई 4 3 होता है 12। तो इसका तो कितना आ गया 8/3। ठीक है ना, तो ये आपके माइक्रोफेरेड। ठीक, अब आप देख सकते हैं जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस टाइप का आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों होंगे, जो इनका जो इन दोनों का जो नेट आया वो ये है, और इन दोनों का जो नेट आया वो ये है। तो ये आपस में क्या होंगे, किस कॉम्बिनेशन में होंगे दोस्तों, ये हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इनका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। तो 8/3 + 2। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना। 3 दूनी होता है 6 और 8 और 6 कितना हो जाता है 14/3 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके का अगर कहीं पर भी आपको मिल जाए इस तरह का फिगर, तो ये आपका दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हमेशा ध्यान रखना कि भाई किस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, इसमें कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों लगातार आते रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। 300 ग्राम ऑफ वाटर at 25 degrees centigrade is added to 100 gram of ice at 0 degree centigrade. The temperature of the mixture is 300 ग्राम वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पर
100 ग्राम आइस जिसका कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उससे मिलाया गया, तो भाई आपको बताना है कि जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास जैसे 2 कंटेनर हैं, ये देखिए, ठीक है। एक कंटेनर में है वाटर, ठीक, एक कंटेनर में है वाटर और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको दिया हुआ है, ठीक। और ये इसमें कितना है 300 ग्राम है, ठीक। अब दोस्तों होगा क्या, जब वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ के संग मिलाया जाएगा, यानी कि आइस, इसमें मान लेते हैं आइस है जो कि आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसकी कितनी है 100 ग्राम, ठीक। तो होगा क्या दोस्तों, जब आप इसको वाटर को इससे मिलाएंगे तो होगा क्या कि वाटर से जो हीट है वो बाहर निकलेगी, यानी कि हीट क्या होगी, रिजेक्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना। और ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा। क्यों करेगा, जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि भाई जो हीट होती है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर वाटर का है तो वाटर से हीट रिजेक्ट होगी और ये क्या करेगी, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, जो सबसे पहले जो बर्फ़ है, देखिए बर्फ़ को जब आप वाटर से मिलाएंगे तो ये सबसे पहले क्या होगी, कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक हो गई बर्फ़ और एक हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। तो यानी कि दोस्तों ये इसका क्या चेंज हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले जो इसका जो फेज चेंज हो रहा है तो इसको किसकी ज़रूरत होगी, लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है, m/L, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ये चीज़ को आपने दोस्तों ध्यान में रखना। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा m का मतलब कितना है, जो इसका मास है वो कितना है दोस्तों, वो है 100 ग्राम, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो इसकी लेटेंट हीट होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब दोस्तों ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक जो वाटर है, यानी कि एक आइस से जो आपका वाटर में कन्वर्जन होता है तो उसकी लेटेंट हीट कितनी होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको अगर हम जूल में करेंगे तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है ना। जब आप कैलोरी पर ग्राम को जब आप जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई 4.2। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक कैलोरी में कितना होते हैं 4.2 जूल होते हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना। तो H बराबर हो जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए हो जाएगा 8000 इंटू 4.2, ठीक है। तो 8 चक्को हो गया 32, एक सेकेंड यार क्या हो गया, 8 चक्को 32 और 8 का 8 16 8 24 8 चक्को नहीं 8 क्या कर रहा हूँ यार मैं, 8 दूनी हो गया 16, ठीक है। 8 चक्को 32 और एक कितना हो गया 33, ठीक है। तो भाई कितनी आ गई 33,600 जूल। ये तो आपकी दोस्तों क्या हो गई, हीट एब्जॉर्व, ठीक है, जो कि आइस के द्वारा एब्जॉर्व की जाएगी। अब दोस्तों हम क्या निकालते हैं, हीट रिजेक्शन, ठीक। तो हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। एक चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पर फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई जो हीट रिजेक्टेड होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है क्या होता है भाई, Q बराबर होता है mc∆T, ठीक है भाई, mc∆T। तो mc∆T से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है भाई, ये है आपका कितना है 300 ग्राम, ठीक है 300। और इसके बाद जैसे कि आपका, अच्छा एक चीज़ है, इसको मैं H1 मान लेता हूँ, इसको H2 मान लेता हूँ, ठीक, क्योंकि वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, दोनों H हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा भाई MC का मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों, जो आपका कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है आपकी 4.2, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, जो आपका डेल्टा टी, यानी कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है एक्चुअली कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, ठीक। ध्यान में रखना दोस्तों, जो C/W होता है वाटर की, जो C होती है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो भी आपकी कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 4.2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, देखिए 3 दूनी 6 3 चक्को 12, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 1260 इंटू 25, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1
तो फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करें भैया, 25 सिक्के होता है 150, 25 दूनी होता है 50, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 6 25 से 25 और 6 31। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 31,500, ठीक है, 31,500 जूल। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये आपकी है H1 और H2, दो चीज़ें आपकी निकल गई। देखिए ये हो गई आपकी H2, ये क्या है दोस्तों, ये है हीट रिजेक्टेड, हीट जो आपकी रिजेक्ट हुई, ठीक है। और ये है दोस्तों हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब कितना है आपका दोस्तों, ये है 33,600। अब आप देखिए यानी कि जो H1 है वो है 33,600, ठीक है, और H2 है आपका H2 है आपका कितना 31,500, ये देखिए, ठीक। तो अगर हम दोस्तों डेल्टा एच यानी कि डिफरेंस निकालें तो भाई जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 0 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि दोस्तों अभी भी 2100 कैलोरी का, अभी भी 2100 जूल का भी अभी भी दोस्तों डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि इससे जितनी हीट आपकी रिजेक्ट होनी थी और जितनी इसको चाहिए उससे दोस्तों वो क्या है, कम है। समझ में आया? यानी कि आप इस चीज़ को समझिए कि इसको दोस्तों पूरा 0 डिग्री वाटर बनने के लिए कितनी हीट चाहिए, पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनने के लिए कितनी हीट चाहिए, इसको चाहिए 33,600 जूल। और यहाँ से दोस्तों जो इसकी हीट रिजेक्ट हो रही 25 डिग्री से, तो ये 25 से 0 बनने के लिए इसमें कितनी हीट रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 31,500। तो इसका मतलब ये है कि जो हीट रिजेक्ट है वो हीट एब्जॉर्ब से काफ़ी कम है, ठीक है। तो यानी कि ये जितनी भी इससे हीट निकलेगी उसमें ये तो दोस्तों पूरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री आइस में, दोनों रहेंगे, इसमें वाटर भी रहेगी और आइस में रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि इसको तो भैया पूरा अगर वाटर में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता और इससे कम हीट मिली है। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला दोस्तों कि जो आपका जो ये टोटल मतलब जो मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर में आपका क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर रहेगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या रहेगा, आपका पानी रहेगा, ठीक है। तो भाई कंक्लूजन ये आपका दोस्तों निकल कर आता है, ठीक है। सीधी सी बात है, हीट रिजेक्टेड और हीट एब्जॉर्ब, इन दोनों का साफ साफ है कि भाई जो हीट रिजेक्टेड है वो हीट एब्जॉर्प्शन से कम है, ठीक, यानी कि जितनी चाहिए उससे कम है। तो भाई जो आपका जो पूरी आइस होगी ये पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो कुछ आइस रहेगी कुछ वाटर रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको हीट यानी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हीट रिजेक्शन और हीट एब्जॉर्बेशन दोनों निकालना पड़ेगा और वहाँ से उन दोनों का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपका दोस्तों टेम्परेचर काउंट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन डज द करंट फ्लो थ्रू द फॉलोइंग सर्किट, कब इस सर्किट से करंट फ्लो करेगा। अब आप देखिए, जब PQR क्लोज्ड होते हैं तभी जाके आपकी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। जब ओपन होता है तो सर्किट क्या होता है, आपकी धारा उसमें बहनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, जैसे सपोज भाई आपका P यहाँ से अगर क्लोज्ड है, सबसे पहले तो यहाँ से आपकी करंट बहनी है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि करंट आपकी जब तक ये Q क्लोज नहीं होगा और R क्लोज नहीं होगा तो तब तक आपकी करंट नहीं बह सकती, ठीक। तो इस केस में तो आपका साफ साफ दिख रहा है भाई PQR तीनों के तीनों क्लोज होने आवश्यक है। इस तरह से हो सकता है कि भाई धारा आपकी यहाँ से बह जाए, तो यहाँ से बहने के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, Q को क्लोज होना चाहिए। तो ऐसा आप कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती कि भाई आपका जो PQR है उनमें से कोई भी एक ओपन हो जाए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो PQR है वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। भाई मतलब सीधा सीधा है ना कि भाई आप देख सकते हैं कि धारा या तो यहाँ से बहेगी, देखिए जो करंट फ्लो है वो तो क्या हो सकता है भाई, करंट फ्लो या तो यहाँ से होगा या तो फिर यहाँ से होगा। तो इस केस में आपका इस P को भी क्लोज होना पड़ेगा, इसको भी क्लोज होना पड़ेगा, इसको भी क्लोज होना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे केस में भी यहाँ से भी P को क्लोज होना पड़ेगा, यहाँ से भी क्लोज। जब ये तीनों क्लोज होंगे तभी जाके करंट फ्लो हो पाएगी। तो यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 22.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखना, फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। देखिए 1 मोल
आपको पता होना चाहिए 1 मोल में कितना होता है भाई, 22.4 लीटर ऑफ गैस होती है। ठीक है, कितना होता है 1 मोल बराबर 22.4 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, तो और जो आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों, वो आपका कितना हो जाएगा, 14 ग्राम के बराबर होता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है आपका, 14 ग्राम के। ठीक है, तो भाई आप ये बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, जो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 14 ग्राम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप 1 लीटर निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस ये हो जाएगा आपका कितना, 14/22.4। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो ये हो जाएगा भाई 14/22.4 इंटू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये तो दोस्तों ये तो आपकी बारी आई स्टैंडर्ड प्रेशर में। ठीक है ना, तो एटॉमिक प्रेशर में कितना हो जाएगा, ये है स्टैंडर्ड प्रेशर में। तो एटॉमिक प्रेशर में क्या हो जाएगा, आप इसको क्या कर देंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 14 इंटू 2/22.4 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 22, क्योंकि एसटीपी की कंडीशन में आपको निकालना है एटीपी की कंडीशन में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ठीक, सो यहाँ से हो जाएगा भाई ये और ये आपका कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई 28 ग्राम। तो 28 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है, डिराइव्ड होता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा क्या होता है भाई, ये होता है डेल्टा क्यू बराबर, 1 सेकेंड यार, डेल्टा क्यू यार, ये हो जाता है दोस्तों डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, और जहाँ पर दोस्तों जो डेल्टा डब्लू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस, मतलब जो डेल्टा डब्लू उसको हम लिख लेंगे पी इंटू डेल्टा वी के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई डी यू डी क्यू बराबर हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस पी डी वी, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, आप इसको समझिए, जो आपका जो डेल्टा यू होता है वो आपका क्या होता है, इज़ अ चेंज, ये आपका चेंज इन अ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, और जो आपका क्यू होता है वो आपका क्या होता है, नेट हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, और डब्ल्यू आपका क्या होता है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डी वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, सम ऑफ ऑल वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, या कि सिस्टम के द्वारा किया गया जितना भी वर्क है या फिर सिस्टम पर किया जो आप भी वर्क है उसको हम डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन दोस्तों, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ टी बराबर है 10 साइन 20t प्लस 0.5 द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, देखिए क्या होता है, ये होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है भाई, SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको F बराबर क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है 10 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो भाई जो A होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और जो आपका जो फाई है वो आपका क्या करता है, फेज को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल फेज। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया भाई, कंपेयर कर लो तो A बराबर कितना आ गया 10। तो यानी कि इसका C वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड द वेव पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव, दो तरह की वेव होती है, एक होती है ट्रांसफर वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं आपकी जो ट्रांसफर वेव है। देखिए ट्रांसफर वेव का मोशन किस तरह से होता है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मांगूँ, इसको मैं वाई मानूँ, तो इस तरह से दोस्तों इसका मोशन होता है। ठीक है, ये ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो वेव यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, और जो दोस्तों जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये ठीक।
ऊपर नीचे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो आप साफ साफ यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये वाला जो केस है, इस केस में तो आपका क्या होगा, जब आपकी ट्रांसफर वेव है तो उसमें जो जो उसमें एंगल बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आपका कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब हम बात दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव की करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका क्या होता है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी अगर वाई एक्सिस है, तो दोस्तों जो आपकी ये इस तरह से वेव आगे बढ़ती है, ये ठीक है, इनको हम बोलते हैं कंप्रेशन, यानी कि इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और ये जो बीच के पार्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं दोस्तों वो इस तरह से ये देखिए ऐसे, यानी कि इस डायरेक्शन में आपके क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। और जो वेव की डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा दोस्तों वो क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए 0 डिग्री का, क्योंकि जब पार्टिकल हैं वो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके, देखिए ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो एंगल 0 हो जाएगा, और अगर वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से 0 डिग्री होना चाहिए। जो आपके पार्टिकल हैं वो आपके क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भाई इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, ठीक। तो अब ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये आपके इसी डायरेक्शन में बढ़ी है, वेव आपकी इसी डायरेक्शन में बढ़ी है। तो 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, तो 0 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा भाई ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से आगे प्रोपोगेट करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 264 है और बेस में आपका 8 है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कैसे करते हैं, अगर हम बाइनरी नंबर होता तो कैसे करते हैं, याद है आपको, मैंने आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन बताया। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 8 है, यानी कि आपका ऑक्टा डेसिमल से आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका बेस कितना होगा, 8 होगा। जैसे हम उसमें कैसे करते थे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखते थे हम 0 1 2 और ये 2 की पावर में जाता है भाई, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो ऐसे दोस्तों इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप डेसिमल नंबर में तो क्या हो जाएगा भाई, 8 की पावर, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 264 है तो 0 1 और 2, तो क्या होगा भाई 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 0, सिंपल, और तो कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे होता है 64 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ, 8 की पावर 2 8 की पावर 1, एक सेकंड मैं इसको ज़रा चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ दोस्तों मैंने थोड़ा सा गलती कर दी यहाँ पर, देखिए ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ना 2 इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ, मैं थोड़ा जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को कर गया। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से क्या होगा, देखिए बाइनरी नंबर में तो आपका क्या होता है 0 1 0 ऐसे फॉर्म में होते हैं ना, तो भाई उस समय क्या होता है भाई, जो 0 वाला है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा भाई 2 इंटू, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। अब आप करिए, 8 अट्ठे होता है 64 और 64 दूनी होता है आपका 128, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 128 प्लस 8 छक्के होता है 48 और 8 छक्कों कितना होता है 32, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 8 छक्कों होता है 48 प्लस 8 छक्कों हो जाता है 32। तो इसको आप सॉल्व करिए दोस्तों, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 128, यार 128 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 8, अच्छा एक गलती हमने और कर दी यहाँ पर, तभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों 8 की पावर 0 था, ठीक है। तो 8 की पावर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा दोस्तों सही से कर लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दी है, रुको मैं इसको सही। देखिए दोस्तों आपको निकालना है 264 की पावर 8, मतलब 268 है, ये आपका ऑक्टा डेसिमल है, इसको आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है,
ठीक है। अब मैंने गलती कर दी इसलिए मैं इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर है पावर में 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 8 की पावर 2 प्लस 2 × 8 की पावर 2। आज दोस्तों मेरी जो स्टाइलस है ये भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 8 की पावर 2 प्लस 6 × 8 की पावर 1 प्लस 4 × 8 की पावर 0। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 अट्ठे होता है 64, 64 दूनी हो जाता है आपका 128 प्लस 8 छिके होता है 48 प्लस ये हो गया 4, तो 8 4 हो गया 12 यानी कि 52, 128 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 8 और 1 10, 5 2 7 और 1 8 और 1 180 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 180, इतना समय इसमें बर्बाद हो गया 2 मिनट के क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद अगला देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 3 पार्टिकल प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 3 पार्टिकल प्लेस एज अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल क्या कहलाता है दोस्तों, आपको ये तो पता ही है क्या होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर आपको याद हो तो अगर हम दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं x1 x2, ठीक है, x, और इस तरह से हम इसको निकालते थे, तो अगर आपका दोस्तों क्या हो 3 पार्टिकल आपके प्लेस्ड हैं इन द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोस्तों क्या कहलाती है, वो कहलाती है उसका सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तो जो सेंट्रॉइड होता है वहीं पर दोस्तों उसकी क्या करती है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है ना। तो जो CG के कोऑर्डिनेट होते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लाई करते हैं किसी ट्राइंगल के। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप प्रूफ करने मत बैठिएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम। वैक्यूम में पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वाली वीडियो मेरी आपने देखी होगी, तो क्या होता है हमेशा पैराबोला होता है, क्योंकि हम दोस्तों यही मानते हैं जब हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो हम एयर के फ्रिक्शन को नगण्य मानते हैं। हमें मानते हैं कि वहाँ पर एयर का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, आपका पैराबोलिक होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बॉडीज ऑफ मास m and 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए दोस्तों आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोमेंटम की फॉर्म में क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है p²/2m। ध्यान रखना p जहाँ पर आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। अब आपसे दोस्तों ये कह रखा है कि इनका जो मोमेंटम है वो इक्वल है, एक का मास है आपका कितना, एक का मास है आपका m और दूसरे का है 4m। तो आप निकाल लीजिए पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, k1 बराबर हो जाएगा p²/2m, क्योंकि एक का तो m ही है और दूसरे का आपका कितना हो जाएगा 4m, यानी कि आपने m की जगह पर आपने क्या रख देना है दोस्तों, 4m रख देना है। तो p² यहाँ पर m की जगह पे 4m रख देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 8m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई k1/k2 बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको काट लीजिए, p से p कट जाएगा, ठीक है, और m से m कट जाएगा तो 8/2 हो जाएगा। तो भाई 2 4 जा होता है 8, यानी कि 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई 4:1 द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ना, तो भाई रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी 4:1, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे आने में लगे हुए हैं, ज़्यादातर ये रेशियो निकालने वाले। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। ए बुलेट ऑफ मास a एंड द वेलोसिटी b इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास c, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज। आप अब देखिए कैसे करेंगे इसको दोस्तों, जैसे कि आपके पहले एक बुलेट है जिसका मास a है, इसको दोस्तों फायर्ड किया गया, ठीक है। तो भाई आप बताइए कि इसका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका मास है a और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इसकी मास a एंड वेलोसिटी b दे रखी है ना। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए बी, जो आपका क्या होगा इनिशियल मोमेंटम होगा im मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये दोस्तों क्या होगी कि ये c से टकराएगी तो ये दोनों के दोनों आपके क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो भाई जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, देखिए दोनों जो कि कंबाइन हो गए, इसका मास है a, इसका मास है c, तो जो दोनों का मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a + c, और इसका जो वेलोसिटी है ए बी से कन्वर्ट होकर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी थी, b थी ना, हाँ वेलोसिटी आपकी कितनी दे रखी b, तो b से मान लेते हैं कितनी हो गई, v मान लेते हैं। तो भाई जो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइंड मास इनटू क्या हो जाएगा वेलोसिटी। अब ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तो भाई यहाँ से हो जाएगा भाई a + c × v बराबर हो जाएगा a × b, तो ये हो जाएगा भाई v बराबर ab/a + c। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ab/a + c यानी कि आपका कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा कि भाई आप क्या निकालेंगे, पहले इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा भाई, मास इनटू वेलोसिटी, जो आपका इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद जब ये क्या हुआ कि जब ये ब्लॉक ऑफ से इस ब्लॉक से टकराएगी तो भाई दोनों के मास कंबाइंड हो जाएंगे। मास कितने हो जाएंगे भाई, ए और सी, यानी कि ए प्लस सी, और मान लेते हैं कि इनकी फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, वी होगी, जो कि हमको निकालनी है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही वाला आ गया। अब आपको पता है भाई एफ बराबर क्या होता है, जी, फॉर्मूला पता है ना, एफ बराबर आपका क्या होता है, जी एम ई एम, या चलो M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका जी क्या होता है दोस्तों, आपका जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस डबल। ठीक, तो पहले वाला तो यही मान लेते हैं। ठीक, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो। भाई ये तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, M1 और M2 तो वही रहेंगे, इनकी डिस्टेंस आपकी क्या कर दी, डबल कर दी, यानी कि R की जगह पे 2R कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई, 4R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, F2 बराबर हो जाएगा, देखिए 1/4 तो आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा भाई जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, F1 के बराबर है। इसका मतलब जो नया वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो पुराने वाले का कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इट रिड्यूस टू 1/4, यानी कि वो कम हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। भाई ऑफ कोर्स ये तो होना ही होना है कि जब आप डिस्टेंस बढ़ेगी बीच में तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो अपने आप ही कम हो जाएगा। वो तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो भाई आर स्क्वायर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्टली आप चाहें तो, क्योंकि f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो भाई f अगर इनके बीच के डिस्टेंस को अगर आप वो कर देंगे तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर। हैंस जो नया वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, वो 4 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 1/4 रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, y बराबर है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, फॉर्मूला वुड गिव y इफ mg इज डबल्ड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम mg को डबल कर देंगे तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, mg को डबल कर दिया तो भाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर दोस्तों ये लगता है कि जो यंग मॉडुलस है वो भी ट्वाइस हो जाएगा। देखिए y आपका क्या है, यंग मॉडुलस है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊं तो ये आपका क्या है, यंग मॉडुलस है, जहाँ पर आप देख लीजिए m का मतलब क्या है, आपका मास है। ठीक है, g स्मॉल g स्टैंड फॉर आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, L का मतलब होता है जो आपकी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई से रिलेटेड होता है, और R का मतलब आपका दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी अनुप्रस्थ काट की जो त्रिज्या होती है, मतलब कि रेडियस का से रिप्रेजेंट करता है। और स्मॉल l किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये आपका लंबाई में, यानी कि जो उसके लेंथ में जो वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दोस्तों जो आपका यंग मॉडुलस है दोस्तों, ये आपका जो y है, जो यंग का प्रत्यास्था गुणांक है, ये दोस्तों आपकी वस्तु की यानी कि ऑब्जेक्ट की नेचर पर निर्भर करता है। ये उसका दोस्तों एक तरह से लाक्षणिक गुण है। ठीक है, जो मतलब उसके जो एक तरह से उसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगर आप उसका मास डबल कर दें तो यंग मॉडुलस चेंज हो जाएगा। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। उसका नाम ही क्या है, यंग का प्रत्यास्था गुणांक है। तो वो एक तरीके से आप नियतांक मान लीजिए, इसकी वैल्यू जो एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए सेम रहती है। ऐसा नहीं कि उस ऑब्जेक्ट का अगर आप मास डबल कर देंगे तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है ना। तो हर ऑब्जेक्ट का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो अलग अलग होती है और वो फिक्स होती है। तो इस सेंस में आपका क्या होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा। इसका राइट आंसर अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो y ही रहेगा। अगर आप उसका मास यानी mg है तो वो वेट हो गया, तो अगर उसके वेट को डबल कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी दोस्तों आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसको ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं जो सरफेस टेंशन होता है दोस्तों वो डिक्रीज करता है हमेशा इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि आपका ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दोस्तों जब बात आएगी क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर आपका सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उस पर जो सरफेस टेंशन है वो 0 हो जाता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर ऑफ द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द लेक। देखिए आपका एक लेक है, चलो ऐसे दिखा देते हैं डब्बे में, ठीक है। मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। अब दोस्तों इसका प्रेशर ऑफ द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक, यानी कि जब इसकी h/2 हो हाइट, ठीक, तो उसका जो प्रेशर है मान लेते हैं उसको P1 मान लेते हैं, ठीक है। वो आपको दे रखा है 2/3 ऑफ प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक, यानी कि P2 मान लेते हैं कि यहाँ पर P1 प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है P2, जो कि बॉटम पे लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों इसमें रिलेशन निकालने, देखिए आपको बताया होगा कि भाई जो प्रेशर होता है, जो आपके लेक पे जो लगने वाला प्रेशर होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों P0 प्लस देखिए ρgh, तो ρg और हाइट कितनी है h/2, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा भाई P0 प्लस ρgh, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो P0 है, P0 को ध्यान में रखना दोस्तों, जो आपका इनिशियल आपका प्रेशर होता है, यानी कि 10⁵ पास्कल के दोस्तों बराबर होता है। रो का मतलब आपका क्या है, डेंसिटी, जो कि आपकी क्या होती है 10⁻³ kg/मीटर के बराबर होती है। दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है भाई, h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इनके बीच का रिलेशन को निकाल देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको। यहाँ से हो जाएगा भाई ट्वाइस ऑफ P0 प्लस ρgh/2 बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P0 प्लस ट्वाइस ऑफ ρgh डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर थ्राइस होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 3 2 होता है 6, या फिर आप एक काम करिए, यहाँ से देखिए ρ0 P0 माइनस 2/3 ऑफ P0, ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये साथ सेम क्वांटिटी को सेम साथ लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई ρgh माइनस कितना हो जाएगा, ρgh में से आप यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। माइनस से कितना हो जाएगा, यानी 1 - 1/2 हो जाएगा। बस सॉल्व करना है, बस आप सिंपली मैथमेटिशियन हो आप, सबके सब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 P0 बराबर हो जाएगा 1/2 ρgh, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/3, एक सेकंड, मैंने कहीं पर कोई गलती तो नहीं की, एक सेकेंड दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी। यहाँ पर से थोड़ा सा मैंने शायद एक मिस्टेक कर दी, जिसको मैं चेक कर रहा था। एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लूँगा फिर से। दोस्तों हमारी गलती यहाँ पर पकड़ी गई है, हमने यहाँ पर ट्वाइस करना चाहिए था, और हमने पहले सही किया था, बाद में इसको गलत कर दिया। पता नहीं किस उसमें हमने इसको गलत किया, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर से कितना होना चाहिए था, ये हमने दोस्तों गलती कर दी। यहाँ पर ट्वाइस PGH होना चाहिए था। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। और 2/3 तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका कितना हो गया 1 माइनस 2/3, और ये हो जाएगा भाई 2/3, ठीक। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गई, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ρgh, ये हो जाएगा भाई 2/3 आना चाहिए था, -1 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर से गलती हो गई हमसे ना, तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैं एक बार फिर से मैं इसको करना चाहूँगा, क्योंकि फिर ये बार बार ये गलत करेगा। चलिए मैं एक बार फिर से करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। वहाँ पर हमने पता नहीं क्या मिस्टेक करी, इसमें इतनी लंबे मिस्टेक हम पता नहीं कैसे कर गए। इफ़ प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ लेक, देन व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द लेक। देखिए आपको कह रखा है कि एक लेक है, इसमें जो आपका जो h/2 पर जो प्रेशर है वो इसके बॉटम के प्रेशर है, उसका आपका 2/3 है, ठीक है। यही तो कह रखा। तो भाई मान लेते हैं ये P1 मान लेते हैं, और ये है आपका 2/3 ऑफ P2, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो P1 है वो हो जाएगा भाई P0 प्लस ρgh/2, ठीक है। और 2/3 ये हो जाएगा भाई P0 प्लस ρgh। ध्यान रखना यहाँ हाफ में जो आपकी जो h है, जो डेप्थ है वो h/2 हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से साथ लीजिए, देखिए P0 - 2/3 P0
बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2/3 रो जी एच माइनस रो जी एच बाई 2। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना दोस्तों, दिमाग नहीं चलता है कभी कभार सही टाइम पे ना, तो ये आपको इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार आप क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। कभी कभार देखिए ऐसी गलती भी हो जाती है, मैं उसको किस तरीके से कर रहा था एज ए मैथमेटिशियन, कितनी गलत मैंने प्रोसेस अपनाई थी। तो कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसी गलतियाँ भी कर देते हैं, तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका सॉल्व करेंगे तो 1/3 P0, और इसको सॉल्व करेंगे भाई 2 जा होता है 4, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आ जाएगा भाई 3 जा होता है 6, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 जा हो गया आपका कितना 4 में से गया तो 1/6 आ जाएगा ना। ठीक, 1/6 हो जाएगा रो जी एच। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये हो जाएगा भाई P0 बराबर रो जी एच बाई 2। अब इतना प्राप्त करने के लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 2P0 अपॉन रो जी। ठीक, यहाँ से दोस्तों अब आप क्या कर दिए, वैल्यू को रख दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो P0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁵। ठीक है, 10⁵। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपको मैंने बताया कि भाई जो रो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁵ इंटू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको भी आप 10 लेके ही चल लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चल लो। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर अराउंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड इज 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस इफ इट इज द कोफिशिएंट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए दोस्तों आपके 3 तरह के एक्सपेंशन होता है, एक होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक होता है आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है ना, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि जब आपकी खाली लेंथ बढ़ती है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब आपकी गर्म करने पर यानी टेम्परेचर देने पर आपकी क्या होती है, आपका एरिया में इंक्रीज होता है, और अगर गर्म करने पर वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे आपका, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो इसमें जो संबंध होता है इसको आपने ध्यान रखना। अगर मैं इसको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि 6 अल्फा बराबर होता है 3 बीटा प्लस ट्वाइस गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा लिखेंगे तो 6 अल्फा बराबर थ्राइस बीटा बराबर ट्वाइस गामा। ठीक है, जहां पर आपका ध्यान में रखना कि अल्फा आपका लीनियर एक्सपेंशन होता है, बीटा आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, गामा आपका क्या होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है अल्फा। तो 6 अल्फा बराबर क्या होता है 3 बीटा, कुछ भी नहीं रह गया अब इस क्वेश्चन में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से आप अपना क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा भाई बीटा बाई 2, यही तो होगा भाई। अल्फा बराबर होता है यानी कि जो आपका लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का क्या होता है हाफ होता है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई लीनियर एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अब आप देख सकते हैं वो इसकी जो वैल्यू कितनी है आपकी 2 है ना। तो एक सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ना, सो व्हाट इज यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीटा। एक सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ सुपर एक्सपेंशन, तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 × 10⁻⁵ ना, हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो हो जाएगा भाई 1 × 10⁻⁵। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो यानी कि ए डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखिए ये आप रिलेशन याद रखना, 6 अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर ट्वाइस गामा। ठीक, कभी पूछा जा सकता है कि भाई अल्फा दिया होगा गामा निकालना होगा, बीटा दिया होगा अल्फा निकालना होगा, बीटा दिया होगा गामा निकालना होगा, तो ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग रिलेशन y बराबर है a cos ओमेगा t माइनस के एक्स द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर k इज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि y बराबर अगर आपके पास a cos ओमेगा t माइनस के एक्स है, जो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो आपकी दोस्तों आपकी क्या होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ओमेगा t माइनस के एक्स है दोस्तों, वो भी आपकी क्या होगी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि भाई ओमेगा t बराबर होगा 1, तो यानी कि जो ओमेगा की डायमेंशन है वो क्या
होती है, प्रोपोर्शनल होती है टी के, मतलब यानी कि टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो भाई टी की डायमेंशन क्या होती है भाई, वो होती है टी, मतलब कैपिटल टी, तो टी की पावर -1। तो इसी तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, के एक्स की जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। के एक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, वो भी आपकी डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होगी, यानी कि 1 के बराबर होगी। तो एक्चुअली जो के की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, जस्ट आपकी क्या होगी, x की अपोजिट होगी। अब x को अगर आप लेंथ माने तो ये कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ की पावर -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप चीज़ को ध्यान में रखना कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये आपकी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यानी कि ये भी 1, ये भी 1, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, l की पावर -1। तो लेंथ के क्या होगा, वो इन्वर्सली, मतलब जो आपकी क्या होगी 1/लेंथ, इसको मान लीजिए। तो भाई फॉर्मूला क्या निकलेगा, अगर आप यहाँ से देखें तो L-1, तो L-1 कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ L-1 कहाँ पर दिख रहा है, वो आपका दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में, यानी M0 L-1 T0, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं भाई। M0 L0 तो क्या हो गया भाई, 1 हो गए, L की पावर -1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या आपका कौन सा वाला जो है यूनिफॉर्म मोशन को वो करेगा रिप्रेजेंट। देखिए दोस्तों, जो पहला वाला ग्राफ है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका दोस्तों एस है और ये आपका टी है। देखिए एस को अगर मैं डिस्टेंस मानूँ और आपका जो टाइम है, तो यानी कि जो आपका जो डिस्टेंस है और जो टाइम है, यानी कि टाइम बढ़ने के संग संग आपकी क्या हो रही है, डिस्टेंस भी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो जो आपका इसका ग्राफ है दोस्तों, आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर टाइम बढ़ने के संग संग अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो अगर आपकी लगातार बढ़ते हुए चली जा रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो ये आपका दोस्तों आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी दोस्तों क्या है, कॉन्स्टेंटली अगर देखा जाए तो इस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक तरह से वेलोसिटी को तो रिप्रेजेंट करेगा ना। तो ये एक तरह से आपकी क्या है, कांस्टेंट स्पीड में आपकी चल रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है दोस्तों आपका कि एक तरह से जो आपकी जो स्पीड है वो भी आपकी एक कांस्टेंट हो सकती है, या फिर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी होती तो अगर वो उसका ग्राफ भी ऐसा होता तो वो भी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। या तो आपकी कांस्टेंट स्पीड होगी या फिर आपका कांस्टेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इस तरह से आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। देखिए आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ कि भाई पहले टाइम पर क्या हो रहा है, भाई जो आपकी डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, आपकी जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ए ही है, ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्पीड को दिखाता है, वैसे दिखाया जाए तो अगर ये स्पीड को दिखाता है तो मेरे हिसाब से, देखिए दोस्तों वैसे ये ना एस, ये मेरे हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अगर आप बाकी ग्राफ को देखें तो, क्योंकि बाकी ग्राफ में तो आपका ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये इस समय पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको सही बताऊं, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं, थोड़ा मैंने जो ग्राफ है वो नीचे के नहीं देखे। देखिए दोस्तों ये एस है, ये आपका स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय पे। ठीक है, ये एस आपका, मुझे नहीं लगता कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीड को। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम बढ़ने के संग संग आपकी क्या हो रही है, लगातार स्पीड भी बढ़ते चले जा रही है, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ने के संग संग पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड घट जा रही है। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि एक समय तक आपकी क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, फिर उसके बाद स्पीड क्या हो रही है, कम हो जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आता, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको एस को यहाँ पर दोस्तों स्पीड से ही रिप्रेजेंट किया होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, ये चीज़ को अपने ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ इज θ0, द मैक्सिमम टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग विल बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको कैसे करेंगे देखिए, आपको पता होगा कि जो सिंपल पेंडुलम है वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिए कि आपको एंगुलर मोमेंटम आपको दे रखा है, तो जब एंगुलर मोमेंटम आपको दे रखा है वो द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको कितना दे रखा है भाई, θ0 आपको दिया हुआ है, यानी कि एंगुलर एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, जो कि आपकी जो बॉब है वो आपका लॉस करेगा व्हेन जो आपका बॉटम पॉइंट पे रीच करेगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है mgl × 1 - cos θ0। ठीक है,
mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जीरो, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों किस तरह से निकाल सकते हैं, mgl व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना। और mg आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा बॉब का। ठीक है, तो ये क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाई 2, इस तरह के हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई mgl, देखिए ये हम इसको देख सकते हैं, देखिए फॉर स्मॉल एंगल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन थीटा को मैं फॉर स्मॉल थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा को हम साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लूँगा, थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दूँगा, यानी थीटा 0 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दूँगा। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई mgl थीटा 0 की पावर 4 बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ओ सॉरी ये थीटा 0 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, और यहाँ से ये हो जाएगा भाई mgl थीटा 0 का स्क्वायर बाई 2। ठीक हो गया, ये तो आपका दोस्तों आपके आगे एक तरह से आपकी क्या है, ये लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी जब ये बॉटम में पहुंचेगा तो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कि भाई जो ये जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, तो एक्चुअली किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के दोस्तों बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई mgl थीटा 0 का स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से कटा m से m कटा, तो भाई v स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया भाई gl थीटा 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि इस पर ये आपका क्या है, रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो इस पर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें काम कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन यहाँ पर r की जगह पे कौन है, l है। ठीक, क्योंकि इस पर क्या काम कर रहा होगा दोस्तों, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो आपका अभिकेंद्रीय बल है वो इस समय पर काम कर रहा होगा, तो वो इसके बराबर होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपका रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई m अपॉन एल, वी स्क्वायर की जगह पे रख देंगे भाई जी एल थीटा 0 का स्क्वायर, तो भाई एल से एल कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई mg थीटा 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो भाई आपको क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो दोस्तों ये आपका एक तो आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, एक तो वो एक्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग एट द पॉइंट, इसके अलावा दोस्तों क्या करेगा, उस पर जो आपका वेट है वो काम करेगा। ठीक है, तो भाई आप बॉटम पे एक तो आपका क्या कर रहा होगा, एक तो इसका जो वेट है mg, एक तो उसके कारण इसमें टेंशन आएगा, एक इसके अलावा दोस्तों क्या हो गया, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो दोनों के दोनों आपके जब ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा भाई mg प्लस mg थीटा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो इसका तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा mg प्लस mg थीटा 0 का स्क्वायर। अगर हम mg कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से बन जाएगा mg 1 प्लस थीटा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो कितना बैठता है, वो बैठता है आपका डी वाला, यानी mg इंटू 1 प्लस थीटा 0 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बॉब है वो लटक रहा है, एक तो उसमें आपका जो स्ट्रिंग में जो दो टेंशन काम करेंगे, एक तो जो नीचे उसका वेट काम करेगा, जब वेट काम करेगा तो टेंशन ऊपर की ओर को लगेगा। इसके अलावा दोस्तों क्या हो गया, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉब इन अ डाउनवर्ड पॉइंट, इसके अलावा जो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी तो काम करेगा ना, तो उन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो दैट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इसमें आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी काम करेगा, तो दोनों चीजें हमने इसको निकाल ली है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टिक ऑफ 1 मीटर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.7 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द अपीरेंट लेंथ ऑफ द स्टिक। देखिए दोस्तों, आपका जो ये आपका किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपका रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक क्वेश्चन है। किस तरह से इसको करेंगे, जैसे कि हमने बताया, आपको फॉर्मूला पता होगा भाई, एल बराबर क्या होता है, एल जीरो इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस दोस्तों इस फॉर्मूले का आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या दे रखा है, स्टिक ऑफ 1 मीटर, स्टिक जिसकी लेंथ है आपकी, इनिशियल लेंथ है आपकी 1, और ये आपकी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये आपकी कर रही है भाई कितने वेलोसिटी से मूव, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 की वेलोसिटी से दोस्तों ये आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसकी अपीरेंट लेंथ क्या होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, सी। सी क्या होता है भाई, क्या होता है, ये होती है प्रकाश का वेग, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई
2.7 इंटू 10⁸ सी बराबर आपका कितना हो गया, ठीक। तो इसका आपने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखिए 10⁸ से 10⁸ तो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 1, बचेगा क्या, ये हो जाएगा √1 माइनस ये हो जाएगा भाई 2.7 इंटू 2.7 अपॉन ये हो जाएगा भाई 3 इंटू 3, ठीक। तो दोस्तों अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो सॉल्व दोस्तों इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 सेकेंड, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं, ज़्यादा समय नहीं है, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा आपका, ये आ जाएगा 0.435 मीटर, ठीक है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आप इसको खुद निकाल लीजिएगा। तो 0.435 यानी कि 0.44 मीटर इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसी तरह से अपीरेंट मास भी ऐसे निकालते हैं, m बराबर क्या होता है, m0 इंटू √1 माइनस v² अपॉन c²। तो ऐसे फॉर्मूला आप दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से आप अपीरेंट लेंथ भी निकाल लेंगे। रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे आप इसको फिजिक्स का मानो चाहे आप मैथ्स का मानो, मैथ्स में मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन वाला, तो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन। देखिए आपको क्या करना है, एक फोर्स को आपने द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन, ठीक है। अब आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है जी बराबर आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है कि भाई जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, एफ बराबर क्या होता है, म्यू, ठीक है। म्यू इंटू ये आपको होता है कितना, आर के बराबर, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। जो आर की वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या होती है, आर क्या होता है दोस्तों, आर होता है आपका, ये देखिए ये आपका क्या होता है, आर क्या होता है, रिएक्शन, जो कि किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, म्यू इंटू एम इंटू जी, ठीक। तो म्यू इंटू एम इंटू जी, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एफ बराबर, ठीक। ये म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, ठीक है। और मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, मास की वैल्यू है 1 kg, ठीक, 1 kg। और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8, ठीक। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों इसको निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 0.98 न्यूटन। तो यानी कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको समझ लीजिए। वैसे मैंने फ्रिक्शन के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपका एक बॉडी है, वो आपकी एक रेस्ट पर है, ठीक है। इस पर आपका क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा, जो कि बिल्कुल उसके किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। और जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इंटू आर होता है, जहाँ पर म्यू आपका क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वैसे 10 लैम्डा के बराबर भी होती है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आने की संभावना रहेगी। फ्रिक्शन पर बेस्ड तो क्वेश्चन आएगा ही। वैसे देखा जाए तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी है और देखा जाए तो फिजिक्स का क्वेश्चन भी, आप इसको दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गए आपके दोस्तों पूरे 200 क्वेश्चन जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब 200 क्वेश्चन तो नहीं कराए, मतलब अंतिम क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि फिजिक्स के तो सारे क्वेश्चन हमने दोस्तों कर लिए। ये थे आपके 2015 एलटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। बीच में कुछ गलती हो गई, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है, जब आप लाइव में आते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। और ये क्वेश्चन हमने इंस्टेंट करने होते हैं, तो कभी ना कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो उन मिस्टेक्स को मतलब उनको इग्नोर करिएगा और देखिएगा कि आपको कितना वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि ज़्यादातर मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनको कितना वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो राइट एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।